हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग जितने भी मॉडल सेट पेपर के एमसीक्यू हैं, सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और आज जो ये पूरा क्लास कर लेगा उसे एमसीक्यू में अच्छा मार्क्स लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। एमसीक्यू में टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, तो आज हम लोग 25 का 25 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस है और दोनों पॉइंट चार्जेस कोई वैक्यूम स्टेट में रखा गया है, तो वो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो फोर्स कैसे वेरी करेगा, मतलब कैसे चेंज होगा, किसका रेस्पेक्ट में चेंज होगा। कि चलिए दो पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज का नाम है Q1 और दूसरे जो चार्ज है इधर, एक चार्ज का नाम दिया है Q2। दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर r दिया है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और यहां पर जो k का मान होता है, k के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और अगर वैक्यूम स्टेट है तो यहां पर एप्सिलॉन के जगह में हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स का फॉर्मूला है k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला है। यहां आपको दिया है फोर्स किसके रेस्पेक्ट में चेंज करेगा, तो आंसर होगा 1/r स्क्वायर। आर स्क्वायर नीचे है और फोर्स कहां पर दिख रहा है आपको, ये फोर्स ऊपर में दिख रहा है, तो आपको यहां पर लिखना होगा फोर्स जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर का। अगर 1/r स्क्वायर का मान बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर 1/r स्क्वायर का मान घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए सही आंसर होगा। और इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस को अभी हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, और ये जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स लिख रहे हैं, ये पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। पहला रहता है द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अगर मान लीजिए दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और आपको यहाँ दूसरा चार्ज दिया है Q2। दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स का रेशियो क्या होगा, तो इसका हमेशा आंसर लिखना 1:1। कैसे कि अगर दो चार्ज है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ में पढ़े हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो Q1 जो फोर्स लगाएगा, मान के चलिए ये नेगेटिव है, मान के चलिए पॉजिटिव है, तो Q1 जो इस पे फोर्स लगाएगा अपनी ओर खींचेगा, Q2 भी उसको पे उतना ही फोर्स लगाएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, Q1 जितना फोर्स लगाएगा और Q2 जितना फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा आपस में सेम होगा। इस फोर्स को हम लोग ऐसा लिखते हैं, F किस पे लग रहा है, Q1 पे, किसके चलते लग रहा है, Q2, तो इसको लिखते हैं F12। और Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उसको लिखा जाता है F21। फोर्स कौन सा चार्ज पे लग रहा है, Q2 पे, किसके चलते लग रहा है, Q1 पे, तो इसको इस टाइप से लिखा जाता है F12 और F21। अगर आपको कोई पूछे ये दोनों फोर्सेस के बीच का रेशियो क्या होगा, तो ये दोनों फोर्स का रेशियो हमेशा 1:1 होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा ये फोर्स हमेशा इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन इसका जो नेचर होगा ये अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि फोर्स, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो ऑलवेज आप 1:1 को टिक करोगे। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि एक जगह में चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, दूसरी जगह में चार्ज है आपका 9 माइक्रोकूलम। बताओ दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स का रेशियो क्या होगा। पहला ऑप्शन में आपको दिया होगा 3:9। बहुत सारे बच्चे इसको टिक कर दे 3:9। पागल है क्या, 3:9 नहीं होगा। आप चार्जेस बड़ा हो छोटा हो कैसे भी हो, अगर दो चार्ज है तो दोनों में इक्वल फोर्स लगेगा, तो इसका रेशियो हमेशा होगा आपका 1:1। ठीक। दूसरा, और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप से आएंगे कि अगर हम लोग डिस्टेंस को 2 गुना कर देंगे तो फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स कितना गुना बढ़ेगा घटेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। आपको दिया रहेगा इफ द डिस्टेंस इज बिकम डबल, अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये तो बेसिक फॉर्मूला, ये तो इसको तो आपको लिखना है। अब चेंजेस किसको कर रहे हैं, आर को चेंज कर रहे हैं, आर को डबल कर दे रहे हैं, तो आर की जगह हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, 2r। तो जो न्यू फोर्स आएगा वो F' इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहाँ जहाँ आर स्क्वायर था, पहले डिस्टेंस r था तो आर स्क्वायर लिखे, अब जो डिस्टेंस हो गया, अब डिस्टेंस क्या हो गया 2r, तो यहाँ पर लिखना होगा 2r का होल स्क्वायर। और अगर आप ये 2r का होल स्क्वायर करते हैं तो इसमें आपका आंसर आएगा F' बराबर, F' यानी न्यू फोर्स इक्वल टू F' इज इक्वल टू K
Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये आपको पहले कहीं देखे हैं क्या ये फॉर्मूला k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर आपको पहला में दिया हुआ k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर को हम लोग क्या लिख रहे हैं f, तो लिखेंगे f डैश इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर की जगह में क्या लिखेंगे f डिवाइडेड बाय नीचे में 4 है तो 4। तो क्या होगा कि जो पहले जितना फोर्स F था और अभी जो डिस्टेंस को 2 गुना करने के बाद अभी जो फोर्स आएगा वो F डैश का मान आ गया F बाई 4, 4 गुना घट गया। अगर आप डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स 4 गुना घटेगा, इन्वर्सली है दोनों, और स्क्वायर का इन्वर्सली है। अगर डिस्टेंस 3 गुना होगा तो आपका फोर्स 9 गुना घट जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डिस्टेंस को 2 गुना करेंगे तो बताओ फोर्स कितना गुना होगा, अगर डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो बताओ फोर्स कितना होगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर दोगे r/2 कर देंगे तो बताओ न्यू फोर्स क्या होगा। तो पहले जो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला था वो आपको पता है क्या है, बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला लिख दिए। अब डिस्टेंस को हाफ कर रहे तो जो न्यू फोर्स आएगा F डैश इज इक्वल टू, चार्जेस में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, पहले डिस्टेंस क्या लिख रहे थे r और अब डिस्टेंस क्या लिखेंगे r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कीजिए F डैश इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर r स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अगर डिवाइड के नीचे और एक डिवाइड होगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाता, हमको इसको पता है। F डैश इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 कहाँ चला गया ऊपर, नीचे में क्या रह गया r स्क्वायर। तो ये कहीं देखें क्या k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, देखें k Q1 Q2 बाय स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं f, तो लिखेंगे f डैश इज इक्वल टू 4 और इसके जगह में क्या लिखेंगे f, तो कितना गुना हो गया 4 गुना। अगर डिस्टेंस आपका 2 गुना घट रहा है तो फोर्स आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कैसा किस टाइप का फोर्स है। तो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब होगा ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि ये जो फोर्स होगा ये हमेशा सेंटर टू सेंटर लगने वाला फोर्स होगा, और इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये फोर्स का डायरेक्शन भी सेंटर टू सेंटर मिलाने वाला जो लाइन होगा उसी लाइन के डायरेक्शन पे होगा। और अब हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट को समझना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट को हम लोग 2 रूप में लिख सकते हैं, एक चैप्टर 1 के आधार पे, दूसरा हम लोग चैप्टर 2 के आधार पे। तो चैप्टर 1 के आधार पे हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F/Q, और इससे हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट फोर्स है, फोर्स के चलते हम लोग लिखेंगे न्यूटन, चार्ज है, चार्ज के चलते हम लोग कूलम, तो इसका एसआई यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। दूसरा चैप्टर 2 के आधार पे, चैप्टर 2 में हम लोग लिखते हैं E बराबर माइनस dv डिवाइडेड बाय dr, ये फॉर्मूला है। तो इसके आधार पे हम लोग लिख सकते हैं इसका एसआई यूनिट dv मतलब स्मॉल पोटेंशियल और dr मतलब स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल पोटेंशियल, पोटेंशियल के चलते आएगा v, और dr मतलब स्मॉल डिस्टेंस है, डिस्टेंस के चलते आएगा मीटर। तो इसका हम लोग एसआई यूनिट को लिख सकते हैं वोल्ट, और नीचे में मीटर है तो हम तो लिखेंगे वोल्ट पर मीटर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 एसआई यूनिट हो गया, एक तो वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। और इसके साथ साथ जिस जिस फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका एसआई यूनिट को हम लोग 2 रूप में लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेरे को क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका एसआई यूनिट 2 रूप में लिख सकते हैं। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका एसआई यूनिट को हम 2 रूप में लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एसआई यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम, दूसरा है एरिया, उसके चलते लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता तो हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये एक फॉर्मूला हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। मतलब दूसरा फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लोग न्यूटन पर कूलम पुट किए, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह में पुट करेंगे वोल्ट पर मीटर। लेकिन वोल्ट पर मीटर, एरिया के चलते क्या आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर का 1 मीटर आपस में कैंसिल, तो क्या बन गया वोल्ट मीटर। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 2 एसआई यूनिट है, एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं।
जिस जिस फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एसआई यूनिट को हम लोग दो रूप में लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मान क्या होगा एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको समझना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम से आपको पता चल रहा है, डाइपोल में तो दो पोल, दो कोना होगा और दोनों कोना में चार्जेस रहेगा। इलेक्ट्रिक में तो चार्ज रहेगा और दोनों जो चार्ज रहेगा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपस में सेम होगा और उसका नेचर अलग अलग होगा। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में रहता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत स्मॉल होगा तो ये पूरा सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर जो एक लाइन जाएगा, जो एक ऐसा लाइन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो इक्वल भाग में बांटेगा, वो परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। अब ध्यान दीजिए, समझना कि आंसर कैसे आएगा। माइनस क्यू चार्ज, ये सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम, तो डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, ए। सेंटर प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम लोग, ए। ये माइनस क्यू चार्ज से हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना और ये प्लस क्यू चार्ज से हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये जो सेंटर से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हम आर लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना ना, तो आपको पूरा डाइपोल के चलते फाइंड करना। तो आपको डाइपोल में तो दोनों चार्ज के चलते निकालना। पहले आपको निकालना प्लस क्यू के चलते, फिर आपको निकालना माइनस क्यू के चलते। तो निकालेंगे भी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। कौन सा चार्ज के चलते निकाल रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज के चलते निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा भी माइनस क्यू इक्वल टू, फॉर्मूला होगा के। चार्ज कैसा है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना दिया है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आया ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। तो यहाँ आर के जगह में डिस्टेंस जो था वो डिस्टेंस से हम लोग डिवाइड कर दिए, माइनस आगे आ गया के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट, जो डिस्टेंस था उसको लिख दिया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस क्यू के चलते। सेम टू सेम भी निकालेंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के चलते क्या होगा, तो लिखेंगे भी प्लस क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला के प्लस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसको और ज़्यादा सॉल्व करो तो क्या मिलेगा आपको, प्लस साइन बाहर आ जाएगा तो प्लस को लिखने का जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट, जो डिस्टेंस दिया गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर नेगेटिव चार्ज और ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चार्ज। आपको पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते निकालना है। तो डाइपोल में दो चार्ज, तो दोनों चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक साथ ऐड करना है। तो दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप एक साथ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो यहां लिखेंगे भी, मतलब टोटल पोटेंशियल निकाल रहे हैं। माइनस क्यू के चलते जितना आया प्लस क्यू के चलते जितना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस क्यू के चलते कितना है बताओ, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस क्यू के चलते कितना आ गया, के क्यू नहीं लिख रहा उधर, के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए दोनों का मान आपस में क्या होगा, सेम। दोनों का जो वैल्यू होगा, दोनों का वैल्यू आपस में सेम होगा। यहाँ पर माइनस है माइनस के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर दिया प्लस के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों का वैल्यू आपस में सेम, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा और टोटल जो पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल का मान जीरो होगा। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटोरियल पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान जीरो हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होगा, यहाँ पर वेक्टर सम होगा। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सकलर क्वांटिटी होने के चलते इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान जीरो हो गया। अब इसके रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको हम समझते हैं। जैसे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम सुने होंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा,
इक्विपोटेंशियल सरफेस, मेरे बात को समझिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है? एक ऐसा सरफेस जिसका प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान सेम हो। जैसे एक सरफेस है और इस सरफेस का प्रत्येक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान हमेशा सेम होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान 5 वोल्ट है, इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका मान अगर 5 वोल्ट है, प्रत्येक पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान हमेशा सेम होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, नाम से समझ में आया, इक्वल। क्या इक्वल होगा? पोटेंशियल। तो प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान सेम होगा। और अगर आपको कोई पूछ दे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान कितना होगा बताओ? 0। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 है, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना का है? तो डिफरेंस 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होगा? डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मान 0 होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान सेम होगा लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस का दो फॉर्मूला। पहला, कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला। तो कैपेसिटेंस का जो बेसिक फॉर्मूला है ये C = Q/V है। इसका मतलब होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस का मान घटेगा, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को घटाओगे तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा। C और V दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर V बढ़ेगा तो C घटेगा, अगर C घटेगा तो V बढ़ेगा। ठीक। दूसरा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = ε0 A/D। दूसरा फॉर्मूला D है दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो एक प्लेट, ये दो प्लेट दिख रहा है आपको, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे प्लेट में आपका नेगेटिव चार्ज है। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग D मान के चल रहे हैं। अगर डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस का मान क्या होगा? तो लिखा गया है ये जो D है और ये जो C है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का मान घटेगा। तो क्वेश्चंस में आपको दिया हो, क्वेश्चन को समझना, आपको दिया है दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस आपस में क्या करें हम लोग? बढ़ा रहे हैं। अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस का मान घटेगा, और अगर कैपेसिटेंस का मान घट रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें आपको डायरेक्ट कैपेसिटेंस का मान क्या होगा वो नहीं पूछा, आपको पूछ दिया पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होगा। क्वेश्चन को घुमाया है तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। तो इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कैपेसिटर के पास कितने एनर्जी स्टोर होगा? एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो कोई कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्टोर होगा इसका फॉर्मूला होता है U = U मतलब पोटेंशियल एनर्जी = 1/2 CV²। ये फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्टोर होगा उसका तीन फॉर्मूला। पहला होगा U = 1/2 CV²। सेकेंड फॉर्मूला है U = 1/2, जहाँ C था C की जगह हम लोग C का मान पुट कर सकते हैं। C का मान क्या है? Q/V। तो C की जगह में लिखना है Q/V, और V का स्क्वायर की जगह में V का स्क्वायर। ये V और ये V का स्क्वायर एक कैंसिल। तो और एक फॉर्मूला आ गया U = 1/2 Q × V। ये एनर्जी स्टोर का दूसरा फॉर्मूला। तीसरा और एक आएगा U = जो बेसिक फॉर्मूला है ½ CV²। C की जगह में उसका मान पुट कर दिया, अब V का मान पुट करेंगे। U = 1/2 C। C = Q/V होता है। तो V = क्या होगा? तो V = क्या होगा? V = होगा Q/C। अब V की जगह में V का मान पुट कर देना है Q/C, और यहाँ V का स्क्वायर था तो Q/C का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो U = 1/2 C, ऊपर में आएगा Q² / C²। ये C और ये C का स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर आ जाएगा 1/2 Q² / C। ये फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? ये पोटेंशियल एनर्जी का, कि कोई कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर का तीन फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला जो आपको ऊपर में दिख रहा है U = 1/CV²। दूसरा फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है U = 1/2 QV। तीसरा फॉर्मूला है Q² / 2C। थर्ड फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि ओम्स लॉ किस पे वैलिड होगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ओम्स लॉ का लिमिटेशंस को समझना होगा कि ओम्स लॉ का कमियां क्या क्या है। ओम्स लॉ का टोटल 3 लिमिटेशंस है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि ओम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है। ओम्स लॉ का पहला लिमिटेशन है ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा।
ये इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको पूछेगा कि रेक्टिफायर हो गया, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, क्या इस सब में ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा? तो इस सब में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि रेक्टिफायर और डायोड ये सारे सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर में एप्लीकेबल होगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, अगर टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा या फिर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा तो ओम्स लॉ उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। ये इट ओनली एप्लीकेबल फॉर ए नॉर्मल टेम्परेचर। थर्ड है ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर में एप्लीकेबल होगा। अगर टेम्परेचर चेंज करेगा, कम ज़्यादा होगा, तो उसमें ओम्स लॉ का अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। ओम्स लॉ का अप्लाई सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर में किया जाता है। ओम्स लॉ है क्या? तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये ओम्स लॉ है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर कोई कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर, इस कंडक्टर का इस साइड में अगर पोटेंशियल का मान 5 वोल्ट है, इस एंड का भी पोटेंशियल का मान 5 वोल्ट है, तो पोटेंशियल में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। अगर पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मोशन नहीं करेगा, तो ना ही इलेक्ट्रॉन्स ए साइड से बी साइड की ओर जाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉन्स बी साइड से ए की ओर आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, अगर इधर 50 वोल्ट कर देते हैं और उधर 5 वोल्ट डिफरेंस है ना, इधर 50, ए साइड में 50 वोल्ट है, बी साइड में आपको 5 वोल्ट है, पोटेंशियल में डिफरेंस दिख रहा, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो अगर आप इसको समझना चाहोगे तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे, डिफरेंस बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी बढ़ेगा तो हमारे करंट का मान भी बढ़ेगा। तो इसको, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा 3 चीज पे। पहला नेचर पे, दूसरा लेंथ पे, तीसरा आपका एरिया पे। रेजिस्टेंस जो है ये 3 चीज पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, नेचर पे और एरिया पे। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होगा, रेजिस्टिविटी इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा। नेचर मतलब वो मटेरियल किसका बना हुआ है, नेचर का मतलब वो सब्सटेंस किससे मिलकर बना हुआ है। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड करेगा, और जो रेजिस्टेंस होगा नेचर पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, तो पहला ऑप्शन लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर रेजिस्टेंस होता तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा देखिए करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द मटेरियल, वो मटेरियल किस सब्सटेंस का मिलकर बना हुआ उस पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो बताओ उसका फोर्स का मान मैक्सिमम कब होगा। मैग्नेटिक फोर्स का मान मैक्सिमम कब होगा, तो आपको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जानना होगा। मैग्नेटिक फोर्स का 2 फॉर्मूला है, एक ड्यू टू मूविंग चार्ज, दूसरा ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो अगर मूविंग चार्ज है, अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। V इसका वेलोसिटी है, B उसका मैग्नेटिक फील्ड है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा F इज इक्वल टू Q V B। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन थीटा, तो उसका फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आगे इसको सॉल्व करोगे तो आएगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये जो आई एल बी साइन थीटा है ये कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा, और ये क्यू भी साइन थीटा है ये किसी भी मूविंग चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा तो उसमें जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स का मान फॉर्मूला से निकालेंगे F इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा। और अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स लग रहा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा, तो उसका मैग्नेटिक फोर्स को निकालने के लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला का यूज करेंगे F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा।
तो यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, मूविंग चार्ज के चलते मैक्सिमम फोर्स निकालना। फोर्स का मान मैक्सिमम कब होगा, साइन का लिमिट होता है, ये -1 से 1 तक जाएगा, तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये 1 होगा। तो साइन का वैल्यू 1 कितना डिग्री पे होगा, तो साइन का वैल्यू 1 होगा आपका 90 डिग्री पे। तो जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा वो कब लगेगा, जब एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। अब दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 में है कि मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट आपको सबको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट होता है टेस्ला। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट आपका टेस्ला होगा। लेकिन SI यूनिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है यहाँ पे CGS यूनिट। तो अगर आपको कोई पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होगा, तो आप बताओगे कि टेस्ला होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट पूछेगा तो CGS यूनिट होगा गॉस। और टेस्ला और गॉस के बीच का रिलेशन क्या है, तो टेस्ला और गॉस के बीच का रिलेशन है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 का पावर 4 गॉस। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 का पावर 4 गॉस। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि अगर कोई मैग्नेटिक नीडल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। उसमें फोर्स का मान 0 हो जाता है, तो उसमें जो टॉर्क आएगा, टॉर्क का मान होगा टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये मैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला होगा। m होगा इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट और b हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो टाउ इज इक्वल टू आएगा mb साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड किसके चलते आ रहा है। तो सबसे पहले समझना कि ये अर्थ है, अर्थ का कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत ज़्यादा हाई होने के चलते जितने भी मेटेलिक सब्सटेंस है सारे आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। और अगर अर्थ रोटेट कर रहा तो उसके अंदर का जो चार्जेस है, जो आयंस, वो आयंस भी रोटेट कर रहा है। तो अगर चार्ज मोशन करेगा, अगर चार्ज मोशन करेगा तो होता है, और बहुत ज़्यादा हाई होने के चलते जितने भी मेटेलिक सब्सटेंस है सारे आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। और अगर अर्थ रोटेट कर रहा तो उसके अंदर का जो चार्जेस है, जो आयंस, वो आयंस भी रोटेट कर रहा है। तो अगर चार्ज मोशन करेगा, अगर चार्ज मोशन करेगा तो उसके साथ साथ वो अगर चार्ज मोशन करेगा तो वो अपने साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो अर्थ के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज मोशन करता है, उसके मोशन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी नंबर, कि मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो चार्जेस है वो चार्जेस मोशन करता है, जिसके चलते आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया कि लेंज लॉ किसके प्रिंसिपल में काम करता है। तो यहाँ पर जो लेंज लॉ होगा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल में काम करता है। तो आपको ये ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12, यानी यहाँ पर 13 लिखा गया है लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि ट्रांसफार्मर किसके प्रिंसिपल में काम करता है। ट्रांसफार्मर जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल में काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन, और अगर ऑप्शन में म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है तो म्यूचुअल इंडक्शन किसके प्रिंसिपल में काम करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल में काम करता है। ये कॉन्सेप्ट को आप समझ के रखना है। अगर आपको कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर किसके प्रिंसिपल में काम करता है तो आप बताओगे म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन किसके प्रिंसिपल में काम करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले आप देखोगे म्यूचुअल इंडक्शन ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो उसके बाद जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑप्शन में है क्या, है ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा। मतलब ट्रांसफार्मर जो होगा ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल में काम करता है, और जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है इन एन ऐसी सर्किट विथ प्योर रजिस्टर, अगर कोई ऐसी सर्किट में प्योर रजिस्टर मतलब सी पॉजिटिव रजिस्टर होगा तो उसमें करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल कितना डिग्री का होगा, फेज कितना डिग्री का होगा। यहाँ देखिए 3 टाइप का है, प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट। जब सी पॉजिटिव रजिस्टर होगा तो वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का एंगल में कोई गैप नहीं होगा, फेज डिफरेंस 0 का होगा। मतलब अगर आप लिख सकते हैं फाई बराबर 0 डिग्री। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेज डिफरेंस का मान 0 होगा। कैपेसिटिव के लिए क्या होगा, कैपेसिटर के लिए क्या होगा, तो कैपेसिटर में फेज डिफरेंस का मान 90 डिग्री होगा, और इसमें जो वोल्टेज होगा ये लीड करेगा और जो करंट होगा ये लेग करेगा। और जो इंडक्टर होगा, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए अगर देखोगे तो जो करंट होगा लीड करेगा और जो वोल्टेज होगा लेग करेगा, लेकिन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा ये 90 डिग्री का लगेगा। रजिस्टर के लिए फेज डिफरेंस 0 डिग्री,
इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए फेज डिफरेंस का मान 90 डिग्री रहेगा, लेकिन कैपेसिटर में क्या होगा, वोल्टेज लीड करेगा और इंडक्टर में क्या होगा, करंट लीड करेगा। और रेजिस्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं, और कैपेसिटर के चलते जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस का अलग सा नाम दिया गया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं, और XC का मान होता है 1/ωc। इंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा उसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम XL से लिखा जाता है, और XL का जो फॉर्मूला होता है ω/L। XL का मान निकालेंगे तो ω/L से निकालेंगे। इंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम XL से लिखेंगे, कैपेसिटर के चलते जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम XC से लिखेंगे, और रजिस्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। जब कोई सर्किट में तीनों हो, LCR सर्किट उसको कहते हैं हम लोग, L मतलब इंडक्टर भी हो, C मतलब कैपेसिटर भी हो, और R मतलब रजिस्टर भी हो। जब कोई सर्किट में रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों होगा तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस के नाम से जानते हैं। मेरे बात को समझना, इंपीडेंस क्या है, इंपीडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। तीनों के चलते जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उस टोटल रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस के नाम से जानते हैं। और इंपीडेंस का जो फॉर्मूला होगा, इंपीडेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, इंपीडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। आपको पूछेगा कि बताओ Z का मान सबसे कम कब होगा। Z का मान सबसे कम तब होगा जब XL और XC का मान दोनों बराबर होगा। अगर दोनों का मान आपस में सेम हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए इधर 5 ओम इधर भी 5 ओम, तो 5 - 5 कितना हो गया, 0। तो और ये रूट और ये स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो Z इक्वल टू क्या बच जाएगा, R। तो अगर आपको पूछे कि इंपीडेंस का मान मिनिमम कब होगा, तो आप बताओगे जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों का मान आपस में सेम होगा। और जब रेजिस्टेंस का मान सबसे कम होगा तो करंट का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर रेजिस्टेंस का मान सबसे कम है तो करंट का मान सबसे ज़्यादा होगा, और करंट का मान जो सबसे ज़्यादा होगा उस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। ऐसा कंडीशन जिसमें करंट का मान मैक्सिमम होगा उस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। तो रेजोनेंस का कंडीशन कोई पूछेगा तो क्या बताओ कि रेजोनेंस कब होगा, तो बताना XL और XC का मान जब दोनों आपस में इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि एवरेज पावर कंज्यूम इन एन आइडियल इंडक्टर। तो इसको समझने से पहले आपको एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला को समझना होगा। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका P एवरेज इज इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इंटू RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू cos फाई। ये फॉर्मूला है, लिख कर रखिए इसको, एवरेज पावर का फॉर्मूला। अगर आपको कोई एवरेज पावर पूछता है तो एवरेज पावर का ये फॉर्मूला IRMS VRMS cos फाई। फाई ये फेज डिफरेंस है, करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस, जो एंगल के बीच का गैप था उसको लिखा गया है। तो आपको पूछा गया इंडक्टर के लिए, तो बताओ इंडक्टर के लिए गैप कितना है, करंट और वोल्टेज के बीच का जो गैप दिख रहा था ना, हम लोग फाई देख रहे थे, तो कितना डिग्री का रहेगा। इंडक्टर के लिए ये गैप 90 डिग्री होता है। एवरेज पावर इक्वल टू IRMS VRMS इंटू कॉस कितना डिग्री, 90। कॉस 90 का मान कितना होगा, कॉस 90 का मान 0, और 0 से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 0। तो एवरेज पावर का मान इंडक्टर के लिए 0 होगा। और कैपेसिटर के लिए भी एवरेज पावर का मान 0 होगा, क्योंकि उसका भी जो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का रहेगा ना। तो किसके लिए 0 नहीं होगा, रजिस्टर के लिए। रजिस्टर के लिए एवरेज पावर का मान मैक्सिमम होगा। मेरा बात को समझना, रजिस्टर में कॉस कितना डिग्री आएगा, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1। तो रजिस्टर के लिए एवरेज पावर का मान मैक्सिमम होगा, और इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए एवरेज पावर का मान 0 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन किसको टिक करोगे आप, किसके लिए पूछ रहा है आपको, इंडक्टर के लिए पूछ रहा, तो इंडक्टर के लिए एवरेज पावर का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछता है रजिस्टर के लिए क्या होगा, तो रजिस्टर के लिए हम लोग किसको टिक करते हैं, मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का गुण नहीं है। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का गुण क्या क्या, फर्स्ट समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड जो होगा लाइट के स्पीड के इक्वल होगा, पहला हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये वैक्यूम में भी जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। सी नंबर क्या दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ए ट्रांसवर्स वेव, सही है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, इसमें जो पार्टिकल्स मूव करेगा ना तो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में वाइब्रेशन होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है।
तो उसको देख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी होगा उसका मान होगा 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट।